दिसंबर 19 पढ़ ले, और दिसंबर 19 अटेम्प्ट, ये वही चैप्टर के आखिरी, बुक के आखिरी चैप्टर में दिसंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, इसको ना पढ़ने में आपने टाइम लगाना है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो पॉइंट 2 है ना, ये इफ्रिक 1 है, ये उस दौर में सिलेबस में होता था, तो अब इस पॉइंट 2 को कर देते हैं, यानी उसके अलावा बाकी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये इफ्रिक 1 था, ये तब सिलेबस में था 2019 में, उसके बाद फिर ये खत्म हो गया था, तो पॉइंट 2 निकाल के बाकी पढ़ लें। जी पढ़ लें तो करूं। जी
पार्ट ए, पार्ट ए में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज ठीक करने को कहा है, और पार्ट बी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। तो पहले पार्ट ए कर लेते हैं, और टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज ठीक करने वही जो भी पहले भी किया था। ये है जी क्वेश्चन 2, क्या है, दिसंबर 19, पार्ट ए, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। गिवन क्या है, कौन से साल के, 2018। ये आपको पॉइंट नंबर 3 में दिए हैं जी, 297778 तरीका वही जो पहले बताया था कि आप पहले करेक्ट सारा कुछ कर लें, उसके बाद देखते हैं कि एरर क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 1, 1 जनवरी 16 को शेयर ऑप्शंस की पर्चियां दी थी और इसकी परफॉर्मेंस कंडीशन थी 8% प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ परफॉर्मेंस कंडीशन ना भी पूरी हो सकी ना, तो सर्विस कंडीशन बहरहाल है। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि अगर परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी हो गई तो एक्सरसाइज प्राइस 50 रुपए होगी, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी नहीं हो सकी तो 90 रुपए होगी। ये मॉडिफिकेशन है कि एक्सरसाइज प्राइस चेंज हो रही है, याद ही नहीं IFRS 2। ये मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन कुछ अरसे के बाद टर्म्स में चेंजेस होती थी। ये जब आपको मैंने IFRS 2 पढ़ाया था ना और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे जो कि IAS की ओरिजिनल एग्जांपल थी, तो उनमें इस तरह की एग्जांपल थी जिसमें अभी से 2 एक्सरसाइज प्राइस थी, और ये अभी से ही उनको 2 ऑफर्स की हुई है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कौन सी वाली पिक करनी है। सर्विस कंडीशन 3 साल की 16, 17, 18, 19 4 साल की सर्विस कंडीशन तो है, और अगर सिर्फ 4 साल की सर्विस कंडीशन पूरी हुई तो एक्सरसाइज प्राइस 90 है, लेकिन अगर प्रॉफिट वाली परफॉर्मेंस कंडीशन भी पूरी हो गई तो एक्सरसाइज प्राइस 90 की जगह 50 अप्लाई हो जाएगी। 2016 में कोई अकाउंटिंग ही नहीं की, इनफैक्ट किसी साल में कोई अकाउंटिंग नहीं की। नथिंग वाज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन 2016 एज वेल एज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो अब ये मैदान खाली है, हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। वर्किंग वन, इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड के नाम से बनाते होते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड भी कह लेते हैं, कह सकते हैं इक्विटी ऑप्शन भी कह सकते हैं, और इसका तरीका होता है कि हर साल हम सीडी बैलेंस निकालते जाते हैं। सबसे पहला साल था 16, 2016 का सीडी बैलेंस। जब 2016 के एंड पे खड़े थे तो कितने एम्प्लॉइज, एक ही बंदा है, और उस बंदे के छोड़ने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, बंदा ही एक है, और उस एक ही बंदे को कितनी शेयर ऑप्शंस की पर्चियां दी हैं, 1,20,000। 2016 में हमें उम्मीद थी कि परफॉर्मेंस टारगेट पूरा हो जाएगा। ये कहां लिखा, द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट बाय मोर देन 8% वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। यानी 2016 में भी उम्मीद थी, 2017 में भी उम्मीद थी, 2018 में अब फाइनली उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि 2018 में हमें वो प्रॉफिट्स की ग्रोथ नजर नहीं आई। तो जब हम 16 के एंड पे खड़े थे तो हमें उम्मीद थी परफॉर्मेंस कंडीशन अप्लाई पूरी हो जाएगी। इसका मतलब तब से ही हम अकाउंटिंग कौन सी वाली पर्ची की चला रहे थे, 50 वाली। ग्रांट डेट पे उसकी फेयर वैल्यू थी 175। तो एक बंदा है, उसके पास 0.12 मिलियन पर्चियां हैं, एक पर्ची की फेयर वैल्यू 175 है, और पहला साल है आउट ऑफ 4। $5.25, और यही फिर हमारा 16 का एक्सपेंस। 17 BD, 17 में भी हमें यही उम्मीद थी, तो 17 में भी अकाउंटिंग हमने वही 50 रुपए वाली पर्ची की चलाई और वही ग्रांट डेट वाली 2/4, 10.5। लेकिन अब 2018 में परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो इसलिए अब CD हम कौन सी पर्ची के हिसाब से निकालेंगे, 90 वाली। तो 90 वाली पर्ची देखें तो उसकी कब की फेयर वैल्यू, 31 दिसंबर 18 की। ये कोई मॉडिफिकेशन है जी, नहीं। तो पर्ची की फेयर वैल्यू ग्रांट डेट वाली ही लेनी है, बस अब 50 रुपए वाली पर्ची की बजाय 90 वाली पर्ची 150, और ये है तीसरा साल जी, 13.5। तो एक्सपेंस बन गया 3। ये है सही। अकाउंटेंट ने क्या किया, कुछ भी नहीं,
तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनी? कुछ भी नहीं। एसेट्स लायबिलिटीज में तो काम ही नहीं है, तो ये बेकार हो गया फिर सवाल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी है तो प्रॉफिट तो निकालना ही होगा। सही, अभी तो मैं पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, एसेट्स और लायबिलिटीज। पार्ट बी में प्रॉफिट भी निकालना है, तो ये पार्ट बी में काम आएगी। तो इसका पार्ट ए में कोई काम नहीं है, बहरहाल पार्ट बी में काम आएगा। पॉइंट नंबर 2 उड़ा दिया। पॉइंट 3, जी नोटेड करें आगे। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हैं और अकाउंटेंट ने सही अकाउंटिंग नहीं की। क्या सही नहीं की ये बताया है आखिर में। पहले सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स की डिटेल बताई है, कूपन रेट और फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फिर उसके बाद लिखा है डीएल हैज क्लासिफाइड द इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और इंपेयरमेंट लॉस शुरू में तो नहीं था, लेकिन ईयर एंड तक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करके। हाँ जी, तो फिर हम कौन से लॉसेस लेंगे? 12 मंथ्स वाले। तो पहले कर लेते हैं सही वाली अकाउंटिंग, उसके बाद देखते हैं अकाउंटेंट ने एरर क्या किया। कब खरीदे हमने? इसी साल, पहले ही साल। तो बस एक लाइन बनाना काफी है। दिसंबर 18 जी। पहला वाला इनिशियल अमाउंट रिकग्निशन किस अमाउंट पे? 103 पे, 105 पे। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है। इनिशियल मेजरमेंट किस पे? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू थी 103 नहीं 105। 105 पर डिवेंचर, तो 2.5 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लें, और प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 1.5 मिलियन जी। 393.75 इफेक्टिव रेट गलत है कितना जी? 264 बस। इफेक्टिव रेट जी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। इन डिवेंचर्स ने कब खत्म होना है, कब रिडीम होना है? नहीं पता। कितने साल हैं, कितने पे रिडीम होना है, नहीं पता ना। तो इफेक्टिव रेट हम निकाल भी नहीं सकते। तो वाहिद हमारे पास हल एक ही है कि कूपन रेट को ही इफेक्टिव रेट अज्यूम कर लें। अच्छा, लगाना वो इस पे, लेकिन हमारे पास हल नहीं है, तो हमें इफेक्टिव रेट भी 12% ही अज्यूम करना पड़ेगा। इस पे 12 लगाएं, 31 लेकिन कैश फ्लो कूपन तो फेस वैल्यू पे लगना है, 12% है, लेकिन वो फेस वैल्यू पे लगना है। तो इन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 250 मिलियन। फेस वैल्यू 250 मिलियन है।
अच्छा, इसमें जो आईकैप का सोल्यूशन है ना, उसमें उन्होंने चूंकि इफेक्टिव रेट दिया ही नहीं है, तो उन्होंने इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट को इग्नोर करके इन दोनों को बराबर ले लिया। और यही सवाल कॉपी पेस्ट तो कैफ में टेस्ट किया था उन्होंने, 2022 की बात है, उसमें यही किया था जो मैं कर रहा हूं। तो मुझे यही ज्यादा मुनासिब लग रहा है कि अगर आपको इफेक्टिव रेट नहीं दिया तो खाली छोड़ने से अच्छा है कि 12% ही अज्यूम कर लें। आईकैप के सोल्यूशन में इस इंटरेस्ट को टोटली इग्नोर किया हुआ था। इग्नोर करने का मतलब है कि उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ था कि जितना कैश फ्लो है उतना ही ये इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो अगर ये चलाना हो तो ये भी चल जाएगा, और मकसद तो अजम्पशन लेना है, तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इफेक्टिव रेट लगा के इंटरेस्ट इनकम उतनी ही आएगी जितना ये कैश फ्लो है। और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इफेक्टिव रेट भी 12% है। क्योंकि कैफ में ये वाला काम किया था तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं। कैश फ्लो कितना? 30, 265.68। पहला ही साल है तो ये एक लाइन काफी है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। फेयर वैल्यू कितनी? 109, 2.5 मिलियन बॉन्ड्स हैं। 272 और एमोर्टाइज कॉस्ट वाली फिगर बन रही है 265.68। तो ओसीआई का गेन बन गया 6.82। और इम्पेयरमेंट 12 मंथ्स लाइफ टाइम। 12 मंथ क्योंकि कोई कहा नहीं है कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया। कितना? कैलकुलेट नहीं करना, देख के बताना सवाल से। 6। 31 दिसंबर पे 6। ये हो गई सही अकाउंटिंग। अब देखते हैं उसने क्या किया। उसने ये किया कि ट्रांजैक्शन प्राइस यानी जितने का खरीदा था उससे उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट की। ट्रांजैक्शन प्राइस यानी जितने का खरीदा था, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की उसको पीएनएल में डाल दिया। फिर जो कूपन रिसीव किया उसको उसने इंटरेस्ट इनकम में डाल दिया। और अगर आपको ये जबानी मुश्किल लग रही है बात खत्म करना, तो मैं आपको रॉन्ग एंट्री बताता हूं। उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट डेबिट जितने का खरीदा, 103 का खरीदा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में डाल दी, कैश क्रेडिट ये कितना? 257.5, 1.5, 259। ये उसने इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री की, और उसके बाद जो कूपन रिसीव हुआ कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 30। ये है रॉन्ग जो उसने किया है। करेक्ट हम टेबल में सारा कुछ कर चुके हैं, और ये जो रॉन्ग है ये उसने आपको अपॉन परचेज ट्रांजैक्शन प्राइस वाज रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल एसेट, यानी जितने का खरीदा था उसने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो पीएनएल में डाली, और जितने पैसे मिले उसी को पीएनएल में यानी इंटरेस्ट इनकम मान लिया। उसके अलावा कोई अकाउंटिंग नहीं की। तो ये रॉन्ग है और ये सब करेक्ट है। तो बताएं यहां पर क्या करें? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, एक एक करके ले लेते हैं चीजें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना था, उसने एक्सपेंस बना दिया। तो एसेट में ऐड कर देते हैं। उसने एक्सपेंस बना लिया ना, उसको कैपिटलाइज करना था। अच्छा, एक चीज बताता हूं, अगर आपको काम की लगे तो ऐसे हो जाएगा। इस सारी कहानी का लायबिलिटी से क्या ताल्लुक है? लायबिलिटी से, इस सारी चीज का लायबिलिटी को लेना देना है। पीछे इन्वेस्टमेंट रह गई ना, कितने पे आ रही हैं?
कितने पे आनी चाहिए? तो बस इतना ऐड कर देते हैं। बाकी सारी मेहनत जब प्रॉफिट की वर्किंग करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। अभी तो एसेट्स और लायबिलिटीज ही कर रहे हैं ना, तो एसेट कितने पे आ रहा है, इतने पे लाना है, 272.5 पे लाना है और 257.5 पे आ रहा है 50। पॉइंट 4 IX 19। पहले कर लेते हैं सही वाला। क्या आपको प्लान एसेट्स और डीबीओ अलग अलग पता है? नहीं पता ना, तो हम वो सिर्फ नेट वाला कॉलम ही बना सकते हैं। जी, इस क्या क्या पता है? ओपनिंग बैलेंस पता है। अब ये नेट वाला कॉलम बन रहा है क्योंकि हमें अलग अलग नहीं पता। इंटरेस्ट, और क्या है? करंट सर्विस कॉस्ट कितना? 45। और क्या है? कंट्रीब्यूशंस कितनी? 40 प्लस माइनस माइनस। ये प्लान एसेट्स में प्लस होता है तो ये नेट चल रहा है, और बेनिफिट्स पेड नेट वाले में आएंगे ही नहीं क्योंकि वो दोनों में लेस होते हैं, तो नेट में गायब। और ये क्या चीज है? ये वो 3 OCI वाली लाइनों को कहते हैं। गेन है, लॉस है, लायबिलिटी है, नेगेटिव। $80.5। जी, अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने जो हमने पेमेंट्स की थी, डीएल ने कौन सी पेमेंट्स की है? बेनिफिट्स पेड, कंट्रीब्यूशंस। बेनिफिट्स पेड तो प्लान एसेट से निकल गई है ना, हमने कंट्रीब्यूशन दिए। तो अकाउंटेंट ने क्या किया? कंट्रीब्यूशंस पेड को P&L में डाल दिया, और बाकी कुछ भी नहीं किया। तो जब बाकी कुछ भी नहीं किया तो हम अभी सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ठीक कर रहे हैं। तो जब उसने बाकी कोई अकाउंटिंग नहीं की तो बुक्स में लायबिलिटी अभी तक कितनी आ रही है? 80। कहां तक पहुंचानी है? 80.5 तक। हाँ जी, 4.5 से लायबिलिटी कर देते हैं कम। ये हो गया पार्ट ए। जी, काम थोड़ा बढ़ जाएगा वरना नेट यही होगा, क्योंकि लायबिलिटीज में बहरहाल नेट ही आ रहा होता है। यहां पर प्लान एसेट्स इधर और डीबीओ यहां नहीं आ रहा होता, एसओएफपी में नेट ही आ रहा होता है।
हाँ जी, पार्ट ए। पार्ट बी, इसका आंसर बताइए। 2992780.5। अच्छा, पार्ट ए के 15 नंबर। एक तो पॉइंट नंबर 2 का काफी कुछ था, वो निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो इफ्रिक 1 था, वो तब सिलेबस में होता था, तो उसमें काफी कुछ था। और उसके अलावा ये सारी मेहनत तो बहरहाल इसके लिए की है। बताइए जी, इसमें कुछ पूछना है तो चले चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इक्विटी की जितनी लाइन आइटम्स हैं उन सबके कॉलम आ जाते हैं। और अभी ये सारी मेहनत की तो हुई है, तो मैं अभी ना प्रॉफिट की भी वर्किंग कर लेता हूं, फिर सोसी बनाता हूं। हमें नजर आ रहा है कि प्रॉफिट्स गलत है, तो सारी वर्किंग अभी की नहीं है, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, तो हम सारी साथ प्रॉफिट ठीक कर लेते हैं। और रिक्वायरमेंट में उसने मांगी हुई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ 2018 की या 17 की भी? हाँ जी, 17 की भी। तो कंपैरेटिव फिगर्स मांगी है कि 17 की भी बनानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है हमें 17 और 18 दोनों के प्रॉफिट्स ठीक करने पड़ेंगे। पार्ट ए डन, लेकिन पार्ट बी के लिए वर्किंग 4। वर्किंग 4 प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 2018 और 2017 गिवन कितना है? 2018 का प्रॉफिट कितना और 17 का कितना? पॉइंट नंबर 2, टॉप पे पॉइंट नंबर 2, नेट प्रॉफिट 2018 का 198 है और 2017 का 311। हाँ, नहीं देखा होगा, सस्ता सा ऑडिटर होगा। जॉब इंचार्ज ने गोलियां करा दी होंगी। मुश्किल काम है कोई जॉब इंचार्ज के लिए गोलियां कराना, तो करा गया होगा, फिर जा रहा होगा, आर्टिकल खत्म हो रहे होंगे इसके। पहला एरर, पॉइंट नंबर 1, अकाउंटेंट ने कुछ किया ही नहीं, तो अब कर लेते हैं हम। क्या? 17 का एक्सपेंस, 18 का एक्सपेंस। $5.25 और 5.25। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। ये तो है ही 18 में, 17 में तो ये था ही नहीं। अकाउंटेंट ने क्या क्या किया हुआ? एक तो उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बनाया हुआ, वो रिवर्स कर देते हैं। एक तो उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस बनाया है, वो रिवर्स कर देते हैं। 1.5 ऐड बैक कर दिया। फिर उसने क्या किया?
जो इनिशियल मेजरमेंट पे गेन लॉस बनता था वो रिकॉर्ड नहीं किया। ये कौन सा है? मैंने इसलिए यहां लिखा भी हुआ है। हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसने रिकॉर्ड किया है जितने का खरीदा, तो इनिशियल मेजरमेंट पे गेन बनता है कितना? 2 रुपए का गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट, 2 रुपए का 2.5 मिलियन डिवेंचर्स पे 5। फिर क्या मसला हुआ? उसने इंटरेस्ट इनकम 30 को बना दिया, जबकि बनना चाहिए था 31.68। 1.68 और बना देते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, अकाउंटेंट ने जो कंट्रीब्यूशन पे की थी उसको बना दिया एक्सपेंस, जबकि एक्सपेंस होना चाहिए था वो IAS 19 वाली चीजें। हाँ जी, उसने कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंस बना दिया हुआ है, वो रिवर्स कर देते हैं। कितनी? 40। और ये मसला सिर्फ उसने 18 में किया है। 16-17 में कोई गलती की होती तो सवाल वाला बता देता। और करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, इसको एक्सपेंस बनाना चाहिए था, नहीं बनाया, अब बना लेते हैं। 45 एक है और 8.5 एक है, इसको अब एक्सपेंस बना लेते हैं। तो सही प्रॉफिट 2018 का बन गया जी। अच्छा हाँ, इधर चीज मिस हो गई, ये इम्पेयरमेंट 6, ये वाला सही प्रॉफिट 2018। क्या जी? अरे हाँ 3, वो तो 16-17 में था, ठीक है 3। जी सही नेट प्रॉफिट। जी क्या बना? 183.68, 305.75। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे।
पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ जी, ईयर एंड क्या है? अंग्रेजी की जगह शेयर कैपिटल और क्या है? रिटेन अर्निंग्स। लेकिन रिटेन अर्निंग आखिरी कॉलम होता है, अच्छा लगता है। और कोई कॉलम? जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, चूंकि इसमें इफ्रिक 1 था ना, तो उसमें सरप्लस इस्तेमाल होना था। अब हमने वो पॉइंट उड़ा दिया, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। और कोई? रिटेन अर्निंग्स तो है, लेकिन देखें क्या पता कोई नई चीज आ रही हो। हमने सोल्यूशन किया है, वर्किंग्स की हैं, कोई नई चीज भी तो हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फेयर वैल्यू रिजर्व है। फिर ये भी इक्विटी के अंदर आना है, तो इसको बेशक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कह दें, चाहे इसको इक्विटी ऑप्शंस कह दें, और रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, पहले ना IAS 8 के सवाल भी होते थे, तो बहरहाल इतना कोई अनोखा भी नहीं IAS 8। तो IAS 8 में ये होता है कि अगर कंपैरेटिव से भी पिछले साल का कोई एरर है, तो वो हम ओपनिंग में ठीक करते हैं। तो चूंकि 17 भी बनाना है, तो ये स्टार्ट होगी बैलेंस एज एट 1 जनवरी 17 से। 18 बनानी है और कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, तो 17 से शुरू करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 से कौन सी फिगर उठाऊं? कौन सा कॉलम लूं? 3 कॉलम है, कौन सा कॉलम लूं? 16 वाला। अगर पॉइंट 1 में डेट 1 जनवरी लिखी होती, तो मैं जरूर 17 वाला कॉलम ले लेता। 31 दिसंबर की डेट है, तो 31 दिसंबर 16 वाली फिगर लेनी है हमने। कैपिटल 700, सरप्लस रिटेन अर्निंग्स 702। क्या हमें ये एडजस्टमेंट्स करने से पता चला कि कोई 17 से पुराना भी एरर था? 18 से नहीं, 17 से ये था, इसकी अकाउंटिंग ही नहीं की हुई थी, तो ये आ जाएगा करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। क्या एरर था भाई? एक्सपेंस नहीं बनाया था, तो अब बनाए तो कहां बनाए? रिटेन अर्निंग में 5.25, और ये इक्विटी ऑप्शन नहीं बनाई थी, अब बना ली। ये कहलाएगा बैलेंस एज एट 1 जनवरी 17 रीस्टेटेड। 700, 172, 5.25 और 6। जी, अब आगे कोई डिविडेंड, कोई नए शेयर इशू, कोई इधर से उधर ट्रांसफर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या क्या आता है भाई? डिविडेंड आता है कहीं सवाल में? डिविडेंड नहीं है। कोई शेयर इशू नहीं है, तो बस फिर साल के एंड पे आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट, जो कि हम वर्किंग 4 में निकाल चुके। 17 वाला कितना? 305.75। और OCI 2017 में कोई OCI नहीं, लेकिन 2017 में ये मजीद इक्विटी के अंदर आ गया। एक्सपेंस तो हमने प्रॉफिट में लिख लिया, लेकिन इक्विटी में मजीद आएगा, तो मजीद इक्विटी ऑप्शन के अंदर आएगा 5.25।
25। और ये भी चूंकि 2017 है तो ये भी साथ रीस्टेटेड कहलाएगा और ये भी साथ रीस्टेटेड कहलाएगा, क्योंकि 17 में ये मिस हो गया था, हम अब इसको लिख रहे हैं तो इसलिए ये भी रीस्टेटेड कहलाएंगे। ये हो गया 17। बैलेंस एट 31 दिसंबर 17 रीस्टेटेड 700 172 10.5 नहीं भाई 100 2.5। हाँ जी 18 में क्या क्या हुआ? 18 में कोई डिविडेंड, कोई ट्रांसफर, तो यही तीन चीजें 18 में भी आ जाएंगी। मजीद इक्विटी सेटल में ये 3 क्रेडिट हुआ। 2018 का नेट प्रॉफिट आया कितना कितना, और 18 में ओसीआई आया है कितना? बताएं जी ओसीआई में क्या लिखूं? फेयर वैल्यू रिजर्व में कितना है? कितना? क्यों? हाँ इंपेयरमेंट का भी है, तो ओसीआई का गेन था कितना था? 6.82 और इंपेयरमेंट लॉस भी उसमें क्रेडिट जा रहा है, तो 12.82। और मैंने ना आपको आइस 19 पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो आइस 19 की ओसीआई वाली एडजस्टमेंट होती है, ये प्रेजेंट बेशक ओसीआई के तौर पे हो रही होती है, लेकिन इक्विटी में ये रिटेन अर्निंग में ही जाती है। ये आइस 19 के शुरू के दिनों की बात है कि प्रेजेंट वो ओसीआई में हो रही होती है, लेकिन इक्विटी में इसका कोई सेपरेट रिजर्व नहीं होता, वो रिटेन अर्निंग के अंदर ही जाती है। तो ये 18 का ओसीआई गेन ये रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में आएगा। ये हो गए बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 18। टू 4.18। लें जी ये हो गया पार्ट बी।
नहीं ये खत्म। और एक अटेम्प्ट में ना शायद एक या दो में SOFP आई हुई है और वो ठीक करके बनानी है। अभी तो हम सिर्फ फिगर्स ठीक कर रहे हैं ना, SOFP ठीक करके बनानी। तो उसका सिंपल का ये है कि SOFP की सारी फिगर्स ब्रैकेट में लिख लें, जैसे कंसोलिडेशन में करते थे, सब ब्रैकेट में लिख लें, और जो भी गलतियां हैं उनको प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट ठीक कर लें, SOFP बन जाएगी। है तो SOFP जैसे कंसोलिडेशन में करते थे कि सारी फिगर्स ब्रैकेट के अंदर लिख के ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद जो जो एरर है, जैसे हम यहाँ एरर ठीक कर रहे हैं, तो वो चूंकि बैलेंस शीट टैली करनी होगी, इसलिए हर एरर का डेबिट क्रेडिट जरूर इंश्योर करना, जैसे कंसोलिडेशन में करते थे। लो जी, मल्टीपल IS भी खत्म। अच्छा, ये चूंकि ये रिकॉर्डिंग में भी है, तो IFRS 15 का जो है ना, वो फिर मैं पिछले वाले लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिपोर्टिंग हो गई है, बहुत पढ़ा लिया, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और उनके लिए अगर ये सामने बैठे लोगों ने कहा कि नहीं बस हमने सारा पढ़ लिया, तो बस आखिरी क्लास है, और अगर आपने आना है तो एक क्लास और करूंगा। अगर वो काम की क्लास हुई ना, यानी स्टूडेंट से सवाल हुए ज्यादा, तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अगर मुझे नहीं लगा कि उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, तो बस फिर ये खत्म है रिपोर्टिंग। तो एक IFRS 15 रह गया, जिसके मैं लेक्चर पिछले वाले शेयर कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग वालों से कह रहा हूँ कि आप उनके ऊपर लेक्चर नंबर जो लिखे हैं उनको इग्नोर करें, बस IFRS 15 के लेक्चर हैं, 5 लेक्चर है टोटल। तो वो IFRS 15, उसके अलावा रिपोर्टिंग का सिलेबस सारा खत्म, सारा कुछ पढ़ा दिया, और जो कर सकता था कर दिया। अब आपने करना जो करना। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अगर ये बी कहता नहीं दफा करें, मार्केट में भेज देता हूँ। ए को 10,000 तो आज मिल गए, अगर बी ने कल को इसको बेच भी दिया तो 4,000 का बेचेगा ना, तो ए के पास से 4,000 चले जाएंगे और चीज वापस आ जाएगी। तो 10,000 मिल रहे हैं, हो सकता है कल को 4 देने पड़े, हो सकता है ना देने पड़े, मिल ज्यादा ही रहे ना। तो ये है सेल विद अ राइट टू रिटर्न। तो वो जो सवाल नहीं कहते जिसमें पैसे लिए थे लेकिन सेल पूरी नहीं बनाई थी और साथ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखी थी कि कल को वापस करने पड़ सकते हैं। वो कुछ सवाल किए थे जिनमें पैसे मिल गए थे सारे, लेकिन सेल पूरी नहीं मानी थी, क्योंकि उम्मीद थी कल को कुछ वापस करने पड़ जाएंगे। तो जितने वापस करने पड़ जाएंगे उसको लायबिलिटी रखा था, उसको कहते हैं सेल विद राइट टू रिटर्न। तो इसको ये आज सेल रिकॉर्ड तो कर लेगा, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड करेगा कि सेल्स 6,000 की रिकॉर्ड कर लेगा और साथ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 4,000 की रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि कल को उसको 4,000 वापस देने पड़ सकते हैं, मुकर नहीं सकता अगर वो मांगने आ गया तो। और जब कल को वो ना आया, कंपनी बी कहता नहीं ऐश करो, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट, तो इसको वो सेल रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन विद राइट टू रिटर्न, यानी इसको वो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना के रखेगा। ये पुट ऑप्शन वाले में से बस 3 रह गए, खत्म। थोड़ी सी हिम्मत, ध्यान जिंदा ना भाई। इस पे दोबारा से एक चीज मैं भूल गया था बताना, वैसे तो बताई थी लेकिन मैं चाह रहा हूं एम्फेसिस करके दोबारा बताऊं। ये चूंकि मार्केट प्राइस से सस्ता है, तो ज्यादा चांस क्या है कि बी इसको बेचने आएगा कि नहीं? नहीं आएगा ना। बी अगर अकलमंद हुआ तो नहीं आएगा ना, यानी मेनली ये सेल है, लेकिन हो सकता है बी का दिमाग खराब और वो आ जाए, हो सकता है। तो सेल विद राइट टू रिटर्न इसी को कहते हैं कि सेल हो गई है लेकिन वापस हो सकते हैं पैसे, तो ये सेल मान लेगा, लेकिन फिलहाल इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रख लेगा, और चूंकि बी तो आएगा ही नहीं, तो फिर तब इसको वो सेल बना लेगा। तो मार्केट प्राइस से चूंकि सस्ता होगा, इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि बी नहीं आएगा इसके पास बेचने के लिए, ठीक है, इसलिए यहां सेल मान रहा है। चौथा, 1 जनवरी को ए ने बेच दिया 10,000 का, 30 जून को, अच्छा एक सवाल किसी ध्यान में आ सकता है कि ये बात तो 30 जून को ही जाके पता चलेगी कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये आज ही अंदाजा लग रहा है, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट में तय है कि 4,000 का बेच सकता है, और ये आज अंदाजा लग रहा है कि कितने का है। तो इसलिए ये सारे अंदाजे लगा के रिकॉर्डिंग आज ही सेल की करेगा। देखें, ये तो पैसे अभी मिल गए ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट में तय है, पीछे सिर्फ ये रह गया, तो अंदाजा है, अंदाजा है कि ये मार्केट में महंगा ही होगा, इसलिए बहुत उम्मीद है कि वापस नहीं आएगा, तो इसलिए सेल। 30 जून को मार्केट प्राइस अंदाजा है कि ये होगी 5,000 की जी, लेकिन वापस आ सकता है, तो इसलिए विद राइट टू रिटर्न।
हाँ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाएंगे, यानी बात वही है, मैंने बस जरा थोड़ा सा और फोकस इस बात पे किया कि ये अंदाजा है और ज्यादा चांसेस यही है कि वो मार्केट में ही जाएगा। अब ये चौथा, मार्केट प्राइस उम्मीद है 5000 होगी और बी, अच्छा ये सोल्ड नहीं कहता फिर मैं कैन सेल ऐसे कह लेता हूं, सोल्ड नहीं, सॉरी सोल्ड नहीं, कैन सेल। वो सोल्ड तो फिर तभी पता चलेगा ना। बी कैन सेल बैक टू ए फॉर 7000। अच्छा वो मैं तो कहता अंग्रेजी भी साथ साथ पढ़े ताकि तसल्ली तो हो कि यही है। 3 पॉइंट्स अब तक बता चुका हूं कि पढ़ लो ना अंग्रेजी, तीसरे की भी पढ़ लेना अंग्रेजी। जी पॉइंट 3 पढ़ लिया। पॉइंट 4, उम्मीद है मार्केट में इतने का होगा और बी के पास ऑप्शन है कि वो 7000 का में बेच सकता है। बी अकलमंद हुआ तो क्या करेगा, हमें ही बेचेगा आगे। तो हमें तकरीबन अभी से ही नजर आ रहा है कि बी ने कल को आना ही आना है। नेट हमें पैसे मिल रहे हैं कि जा रहे हैं जी, नेट 3000 आ रहा है ना, तो एसेट पहले भी हमारा था, वापस आना ही आना है और नेट हमें 3000 मिल रहा है, तो ये सेल नहीं है, ये हमारी लीज इनकम है, बिल्कुल जो पॉइंट 1 में था। बस 2 पॉइंट रह गए हैं क्या, हाँ 5 1 जनवरी को ए ने बेच दिया 10,000 का, 30 जून को बी कैन सेल बैक फॉर 14,000 और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस की उम्मीद है कि वो 11,000 होगी। बी अकलमंद हुआ तो क्या करेगा, हमें ही वापस बेचेगा और बेचेगा बेचेगा। तो हमारे पास से नेट जा रहे हैं कि आ रहे हैं, 4000 जा रहे हैं ना, तो एसेट आज भी हमारे पास है बेचने से पहले, कल को वापस आएगा ही आएगा और नेट हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये लोन है जिसमें 4000 का इंटरेस्ट। लास्ट ये भी पढ़ लें जी। हाँ जी ये लिखिए ना, क्योंकि मैंने इसी की वैल्यू बदलनी है बस। अच्छा ये जो मैंने यहां बात की थी ना, इसको मैं थोड़ा और इंप्रूव करता हूं। ये आईएस तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 4000 को भी लायबिलिटी में रखेगा। जरूरी नहीं है कि वो 6000 की सेल रिकॉर्ड करके 4000 को लायबिलिटी में रखेगा, हो सकता है कोई प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर ले, हो सकता है। चले यहां आते हैं दोबारा। अब क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ा, मैंने 6 में 5 से क्या डिफरेंट किया, ये ज्यादा ही है लेकिन मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, हमारे पास नहीं आएगा। बहुत कम चांस है कि हमारे पास है, पागल होगा तो आएगा वरना नहीं आएगा। तो जब हमारे पास ही नहीं आएगा तो सेल हो गई, और बहरहाल चांस तो है उसके पागल होने के, तो सेल विद राइट टू रिटर्न, यानी हम लोग सेल्स मान लेंगे आज, लेकिन हो सकता है कोई प्रोबेबिलिटी लगा के कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रख लें, तो ये आखिरी वाला हो जाएगा सेल विद राइट टू रिटर्न। ले जी, रेवेन्यू खत्म, रिपोर्टिंग खत्म। अच्छा
अच्छा, अब ऐसा है कि आप लोग सारी तैयारी करें अच्छे तरीके से। कुछ ना सवाल हैं जो मैं आपको वैसे कहूंगा कि आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जरूर। वो मैंने क्लास में इसलिए नहीं करवाए क्योंकि वो मल्टीपल आईएएस के सवाल थे। वो जब आप सारी रिवीजन कर लेंगे ना, सारी, तो जरूर करिएगा। वो है आखिरी चैप्टर में जो मैंने पास पेपर वाला चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें 4-5 ही मिलेंगे आपको, उनमें से 1-2 जितने भी कर सकें। वो सवाल आपको वो मिलेंगे जिनमें टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज की वैल्यूज दी होंगी, एरर्स दी होंगे और कहा होगा उनको ठीक कर दें। तो वो बेसिकली ना मुख्तलिफ आईएएस टेस्ट हुए हैं। जैसे मैंने कल वो जो एक जून 22 साल का एक पार्ट का था कि आप वैसे ही रेवेन्यू कैलकुलेट कर दें, पार्ट 2, असल में वो एरर था। तो इस तरह के ना कुछ सवाल हैं जिनको मैं चैप्टर वाइज नहीं तोड़ सकता था क्योंकि वो एक ही कॉमन सवाल था। तो आप कम से कम 1-2 सवाल जरूर ट्राई करके देखिएगा कि कैसे करने हैं। जून 22 में एक सवाल है, इसी तरह से 2019 में है। इस तरह के ना 2-3 सवाल हैं जिनमें टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज दी हुई है या इवन के टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है और कुछ आईएएस के पॉइंट्स की गलतियां बताई हुई हैं और कहा हुआ है कि ठीक करें। चले बता ही देता हूं। इस चैप्टर में आखिर में बिल्कुल चैप्टर नंबर 18 बनाया है मैंने, तो उनमें एक ये दिसंबर 22 का क्वेश्चन 2 है। इनमें से जो भी कर सकें, जितने भी कर सकें। एक दिसंबर 22 का क्वेश्चन 2 है, जून 22 का क्वेश्चन 2 है, दिसंबर 19 का क्वेश्चन 2 है, दिसंबर 18 का क्वेश्चन 2 है और रीसेंट अटेम्प्ट का भी है। रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन मेरा ख्याल है 4 है। वो देख के पता चलेगा आपको, मेरा ख्याल है 4 है। उसमें ग्रुप बैलेंस शीट दी हुई है और उसको ठीक करने को कहा, तो वो 3 है या 4 है, पता नहीं। तो ये 4-5 सवाल इनमें से जितने भी आप कर सकें। अच्छा, एक तो ये सजेशन है कि इन 4-5 सवालों से ना 1-2-3 जितने भी कर सकें जरूर करिएगा, जरूर। ये मल्टीपल आईएएस के सवाल हैं जिनमें एरर्स ठीक करने होते हैं। अच्छा, ये इतनी को बड़ी साइंस नहीं है, लो सर आपने तो ये कराई नहीं, मतलब ये इतना नहीं है कि मैं क्लास में लाजमी कराता, तो ये आपने करने हैं जरूर। उसके अलावा ना ये जब क्लास आखिरी रिकॉर्ड हो रही है तो जो कैमरे के पार बैठे होते हैं उनको नहीं पता होती बातें, लेकिन जो यहाँ मेरे साथ जवान बैठे हैं तो वो बस ये हालात थे कि बस खत्म हो। और अभी भी मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मुझे इस वक्त पूरे 15 घंटे हो गए कंटिन्यूस पढ़ाते हुए। रात 11:30 हो रहे हैं इस वक्त, रात के 11:30 हो रहे हैं। तो एक तो मैंने वो एंड पे कुछ नसीहतें करनी होती हैं, तो वो चूंकि इस वक्त नसीहतों का मोड ना मेरा है ना सामने बैठे हुए लोगों का है, तो इसलिए ना मैंने BFD में खत्म करते हुए आखिरी में कुछ शायद आधा घंटा नसीहतें की थी, वो इस क्लिप के साथ जुड़ जाएगा। यानी अभी आपको कुछ देर बाद मैं वो बोलता नजर आऊंगा जो मैं BFD में बोल रहा था। लेकिन चूंकि उन नसीहतों में कुछ स्पेसिफिक नसीहतें ये थी कि कौन सा सवाल पहले करना, वो मैं तो BFD की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको नसीहत कर देता हूँ कि 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसमें आई रिकमेंड कि आप ना स्पेशलाइज्ड वाला सवाल देखना, क्योंकि बाकी सवाल बड़े होते हैं, वो बड़े सवाल तो आप 15 मिनट में पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उसमें मेरा मशवरा यह है कि पहले 15 मिनट के अंदर वो जो स्पेशलाइज्ड वाला सवाल है जो कि जनरली क्वेश्चन 5 ही होगा, आप उसको जबानी पढ़ के प्लान कर लें कि इसको करना है। लेकिन ये तभी कर सकेंगे अगर वो एरिया आपने किया हुआ है तो अगर किया हुआ है तो मेरी सजेशन है कि पहले 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें आप वो स्पेशलाइज वाला क्वेश्चन करें, ताकि सवाल जब पेपर शुरू हो और आप फौरन उसको कर दें और 10-12 नंबर फौरन जब सॉल्व कर देंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद कंसोलिडेशन मेरा मशवरा नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन का सवाल करने में लगता है टाइम, और आप जब पहला बड़ा सवाल कर रहे होंगे तो आप नेचुरली थोड़े जज्बातियों पे कोशिश करेंगे मैं इसको तो ठीक करूंगा, तो उसको ठीक करने में हो सकता है आप 2 घंटे लगा दें, तो उससे फिर बाकी 3 सवाल आए हुए होंगे। तो इसलिए कंसोलिडेशन का सवाल पहला मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आप कोई भी जो 5 सवाल हैं, एक स्पेशलाइज का था जो 15 मिनट में देखा, उसको सोचा और सॉल्व कर दिया, पीछे 4 रह गए, उनमें से जो बाकी 3 है ना कंसोलिडेशन के अलावा, उनमें से कोई एक कर लें, ये मेरी सजेशन है। उसके बाद नंबर 3 पे कंसोलिडेशन को लाएं, क्योंकि कंसोलिडेशन को आप आखिर में जब लाएंगे ना तो हाथों फूल गए होते हैं, तो कंसोलिडेशन को लाएं उसके बाद। लेकिन उसके लिए अभी जो टाइम रहता है आपके पास, जो लोग अभी लेक्चर सुन रहे हैं, अटेम्प्ट उनकी साल बाद है, 6 महीने बाद है, चलो उनके पास तो टाइम है। जिनके पास अभी अटेम्प्ट है तो आज ही से, लेकिन पता नहीं है आज आप किस दिन सुन रहे होंगे ये मेरा डायलॉग पता नहीं है आप किस दिन सुन रहे हैं, कि आज ही से हो सकता है कि 5 दिसंबर की रात को सुन रहा हूं तो 3 दिसंबर की रात को सुन रहा हूं। तो जो जब भी सुन रहा है आज ही से आप रिपोर्टिंग को एक अलग सब्जेक्ट समझें, कंसोलिडेशन को एक अलग सब्जेक्ट समझें, और रोज का कम से कम एक सवाल पूरा फॉर्मेट के साथ लिख के टाइम रख के प्रैक्टिस करें। उल्टा चलने तो ज्यादा बेहतर है, मतलब जून 23 से उल्टा चलना शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादा पुराने सवालों में फिर वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है। लेकिन आप कम से कम एक सवाल कंसोलिडेशन का पूरे फॉर्मेट के साथ लिख के टाइम रख के टारगेट रखेंगे ना, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट को कि कंसोलिडेशन आती है जी, लेकिन पेपर में टाइम मैनेज नहीं होता क्योंकि पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया होता। तो कंसोलिडेशन का सवाल कम से कम रोज एक लिख के करने की सारे फॉर्मेट के साथ ये प्रैक्टिस करें, और बाकी रिपोर्टिंग को अलग सिलेबस समझें। और बाकी जो वैसे नसीहतें थी कि पेपर वाले दिन क्या करें और तैयारी कैसे करें, वो मैंने फिर जनरल BFD में ही दी थी। तो अभी इसके बाद मेरे अल्लाह हाफिज़ के बाद आप जो सुनेंगे, कपड़े भी चेंज हो गए होंगे, तो वो आप वो BFD में की भी बातें सुन रहे होंगे, तो ये ना समझना कि वो
मूवी खत्म हुई है, पीछे कोई और पुरानी चल पड़ी है, तो वो मैं ही नहीं जुड़वा रहा हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते बीएफडी में नसीहतें की थी। चलिए रिपोर्टिंग वाला अल्लाह हाफिज, और अब आप जो सुन रहे होंगे वो बीएफडी वाला क्लिप होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो अब आपने हर टॉपिक अपनी तरफ से पूरा तैयार करने के बाद आई कैप की बुक से जरूर पढ़ना है, जरूर। और दिसंबर 23 तो पेपर बेस्ड है, लेकिन जून 24 से ये कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। अभी कोशिश करूंगा, अभी कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी कैफ की क्लासेस काफी ज्यादा है। कोशिश ये करूंगा कि ये जो अगली दफा लोग लेक्चर सुन रहे होंगे उनको तो लेक्चर सुनते सुनते जो मैं भी बोल रहा हूँ पता नहीं मई आ जाएगा, मई 2023, मई 2024, तो उससे पहले मैं शायद वो वीडियो रिकॉर्ड करा ही चुका हूँ। एक प्लान है बहरहाल कि मैं ना जो पोर्टल पे इसका सारा वो है, इसका जो स्क्रीन होगी मतलब उसका एक डेमो करके एक वीडियो रिकॉर्ड करा दूंगा, उसमें फार्मूले लगा के दिखा दूंगा। और तो अभी उसका प्लान है कि नवंबर में मैं कुछ कर सकूं, कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी कर सका तो जो अगली नस्ल जून 24 के लिए इन लेक्चर्स को देख रही होगी तब तक कर चुका हूँ, लेकिन आपके लिए कोशिश करूंगा मैं नवंबर में कर सकूं। आपने क्या करना है, आपने जो टॉपिक्स पढ़ाए, जो प्रैक्टिस कराई, उसको ना पूरी तरह रिवाइज करके आई कैप की बुक से पढ़ना जरूर है, जरूर पढ़ना। और बीएफडी को तैयार करने के लिए कुछ नसीहतें कर देता हूं, बाकी तो फिर आपकी अपनी अपनी तैयारी है। मेरी सजेशन ये है कि आप ना बीएफडी को रिवाइज करने के लिए उल्टा चल लें, यानी जहां अब रिस्क पड़ा था सबसे आखिर में वहां से रिवाइज कर लें। उससे फायदा ये होगा कि वो चूंकि रिसेंटली पढ़ा हुआ है तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से वापस आएंगे तो फिर आपको वो सब भूला होगा, तो लगेगा सारी बीएफडी भूल गई है। फिर इतने में आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग याद करेंगे, फिर उससे अगला भूल चुका होगा, तो करते करते आपको लगेगा मुझे सारी बीएफडी भूली हुई है। तो इसलिए उल्टा चलेंगे तो उससे टाइम कम लगेगा और रिसेंट पढ़ा होगा तो वो भूला भी नहीं होगा। जितने सवाल मैंने क्लास में कराए, जितने होमवर्क तो खैर क्या 2-3 ही दिए थे, मैंने तो क्लास में कराए, पहले वही भी अगर आप दोबारा कर लेना तो बहुत है, वो भी नहीं होने, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप उनकी बजाय कोई और सवाल, वैसे तो कोई और सवाल मिलने नहीं आपको, क्योंकि जो पेपर के सवाल होते हैं वो चुन के एग्जामिनर बनाता है। तो ऐसी कोई और बुक नहीं है जो आप कहें कि हम फलानी बुक तैयार कर लें तो आई कैप हो जाएगा, नहीं, आई कैप के सवाल बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट सोर्स पास्ट पेपर्स ही हैं। जितने सवाल किए हैं उन्हीं को दोबारा करना ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर आप उनको इसलिए करेंगे कि याद कर लें फिगर तो फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको सवाल करते करते फिगर याद हो रही है तो कोई मसला नहीं है, बस अपने आप को उसकी रीजन जरूर दोहराते रहें, कैसा क्यों किया है। अगर आपको याद था कि इसको मल्टीप्लाई करना था और आपने कहा ठीक है मल्टीप्लाई करना था, तो आप 10 दफा कर लें, सवाल को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आपको ये याद आ रहा है कि मल्टीप्लाई करना था, तो उस याद को तो अंडू नहीं कर सकते, वो तो रहेगा, लेकिन आपने ये दोहराना है कि क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो किए हुए सवालों को दोबारा करें और उनकी रीजन अपने आप को जरूर दोहराएं, जरूर। अगली नसीहत यह है कि ये मैंने एज अ स्टूडेंट भी काम किया था और एज अ टीचर भी ये काम करता हूं हर सब्जेक्ट में, कि एक चैप्टर को पूरा करने के बाद उसके सारे क्वेश्चंस का एक ओवरऑल रिव्यू जरूर करें कि इस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल हैं, और उस ओवरऑल रिव्यू में से ये जरूर समरी बनाएं कि फलाने सवाल में और फलाने सवाल में लग तो रहा था कि एक ही जैसा डाटा है, फिर फर्क क्यों था। यानी एक ही चैप्टर के जिन सवालों में आपको फर्क नजर आ रहे हैं तो ये ढूंढें कि क्यों फर्क है। इस सवाल में टारगेट की वैल्यू क्यों निकाली, फलाने सवाल में कंबाइंड वैल्यू क्यों निकाली। और जिन सवालों में कुछ कॉमन है तो उनको भी नोट करें कि इनमें क्या कॉमन है। जब आप चीजों में कॉमन फैक्टर्स नोट करेंगे ना तो चैप्टर का एक ढांचा बन जाएगा। जैसे मैंने मुश्किल सी बात कर दी, वैल्यूएशन के सवाल के अंदर, वैल्यूएशन अगर फ्री कैश फ्लो मेथड है तो जितना मर्जी मुश्किल सवाल है फॉर्मेट एक ही जैसे ही, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो मेथड के सवाल में ये फॉर्मेट होता ही होता है। इस तरह की चीजें कॉमन कह रहा हूं। या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं, पोर्टफोलियो के अंदर जितने सवाल में भी बीटा कैलकुलेट करना पड़ना था, तो उन सब सवालों में कुछ ना कुछ कॉमन स्टेप होगा, वो कॉमन स्टेप नोट कर लें। तो हर चैप्टर करने के बाद ना उसके सवालों का ओवरऑल रिव्यू जरूर करें, ताकि आपको कुछ कॉमन बातें भी पता चलें और जो मिलते जुलते सवाल थे उनमें फर्क क्या है वो भी पता चले। अगली नसीहत, सवालों को ना लिख के जरूर करना, क्योंकि जब आप सवाल पढ़ते हैं ना और सवाल पढ़ के आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, और पीछे सोल्यूशन देख लेते हैं और फिर लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, तो आपको लगता है सवाल कर लिया। लेकिन ये सवाल आपने तब किया अगर एग्जामिनर ने भी आपसे इंटरव्यू लेना होता तो आप उसको जबानी एक्सपर्ट ओपिनियन दे देते, ये ऐसे ऐसे होगा देख लेना, तो कहता है आपको कैसे पता, फिर नंबर दे देता। लेकिन आपने 3 घंटे में सारा लिख के दिखाना है, तो जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की ना लिखने की, तो 3 घंटे में मैनेज नहीं होता। और जब मैनेज नहीं होता तो फिर जैसे जैसे एक सवाल के नंबर के हिसाब से टाइम आगे बढ़ता है। जैसे आपने एक 18 नंबर का सवाल शुरू किया, 18 नंबर के सवाल के लिए पेपर में टाइम होता है तकरीबन कोई आधा घंटा 35 मिनट, आधा घंटा कह लें। उस 18 नंबर के सवाल में आपने आधे घंटे की बजाय जब 1 घंटा लगा दिया ना, तो फिर अगले सारे सवाल आपके डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, एक बड़ा रीजन ये होता है कि पहले कभी लिख के सवाल नहीं किए होते। तो अगर आप 40 भी सवाल लिख के कर रहे हैं ना, तो उनको पूरा लिख के करें, पूरे फॉर्मेट के साथ, पूरे वर्ड्स जो पेपर में करना ना उस तरह। अगर पेपर में आपने जैसे क्लास में चलते फिरते, आप तो खैर थोड़े लोग हैं, कैफ की बात कर रहा हूं, चलते फिरते देख रहा होता हूं कि स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, 20K मतलब 20K
तो पेपर में के तो लिखना नहीं है, तो वहां तो 3 0 लिखने हैं, तो आप प्रैक्टिस भी 3 0 लिखने की करें। तो जिस तरह से पेपर में लिखना है ना, उस तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। अगली नसीहत कि कैलकुलेटर यूज करें, मोबाइल वाला कैलकुलेटर ना यूज करें, क्योंकि आपने जब पूरे प्रैक्टिस सेशन में मोबाइल का कैलकुलेटर यूज किया होगा ना, तो आप उस कैलकुलेटर के यूज टू नहीं है जो पेपर में लेके जाना है। तो आप पेपर वाले कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में आपको मुश्किल ना हो। अगली नसीहत, आपकी फर्म में, अच्छा मैं जनरल बात करूं, अच्छी अच्छी फर्म्स भी होती हैं, आपकी फर्म में कोई नहीं चाहता कि आप पेपर पास करें। ये नहीं मैं कह रहा कि वो चाहते हैं कि आप फेल हो, ये नहीं मैंने कहा, उनको फर्क ही पड़ता पास हो के ना हो, आप चाहते हैं पेपर पास करना। तो इसलिए अगर आप ये शिकायत करेंगे कि वो बार बार फोन कर देता है मैनेजर और वो जाने नहीं छोड़ा, तो भाई उन्होंने थोड़ी कहना है कि आप पढ़ो बेटे, पढ़ लो बैठ के। ये तो आपने अपने अवेलेबल टाइम में से मौका निकालना है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि फोन बंद करके बैठे, पता नहीं भाई फर्म में आपकी क्या पोजीशन है, कौन सा काम कितना आप पे डिपेंडेंट है, पॉलिटिकली लेके चले, लड़ाई नहीं डालनी। कुछ लोग जो है ना लड़ाई डाल लेते हैं कि जा जो मर्जी कर ले, वो फोन बंद कर दिया, जान जान के तंग करना शुरू कर दिया, ये ना करें, पॉलिटिकली लेके चल लें। लेकिन आपको अपने हालात में देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, बाकियों ने मौका नहीं देना आपको पढ़ने का, आपने खुद मौका निकालना है। अगर आप ये अपने आप को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगे ना, चूंकि काम का बड़ा प्रेशर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो आपने अभी से अपने फेलियर के रीजन ढूंढने शुरू कर लिए। जो जितनी छुट्टियां मिल रही हैं, बजाय फर्म को गालियां देने के, जो जितनी छुट्टियां मिल रही हैं उसके हिसाब से प्लान करें, और जितना टाइम अवेलेबल है उसका प्लान बना के चलें। क्योंकि जब आप प्लान नहीं बनाएंगे ना, तो आप एक सब्जेक्ट करना शुरू करेंगे, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट याद आना शुरू हो जाएगा, फिर आप वो वाला छोड़ देंगे, दूसरा खोल लेंगे, फिर दूसरा खोल के पढ़ रहे होंगे, पहला फिर याद आना शुरू हो जाएगा। तो प्लान करके चलेंगे तो जज्बात कंट्रोल में रहेंगे। और प्लान कैसे करना है, रियलिस्टिक प्लान करें। आपके पास पढ़ने के लिए 15 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, जितने भी हैं, 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, कुछ जो है वो लोग 4 पेपर भी प्लान कर रहे होते हैं, 5 वाला तो मेरे ख्याल में होता नहीं है कोई है? वो तो कुछ जिनका बच्चा होगा, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत नॉर्मल नहीं है। ज्यादातर 3 वाले होते हैं, ज्यादातर 3 वाले होते हैं, और वो भी पेपर देते देते एक छोड़ देते हैं, तो वो 2 पे आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जो है वो 3 पेपर वाले होते हैं। तो आप 3 पेपर का ना प्लान करके चलें, जितने भी दिन है आपके पास, 10 दिन है, 15 दिन है, जितने भी हैं, उसको प्लान करके यूटिलाइज करेंगे ना। अच्छा, उसमें भी ना 2 तरह के फार्मूले चलते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि 15 दिन है अगर, तो 5-5 दिन एक सब्जेक्ट को दे दें। मैं पर्सनली वैसे इसका कायल नहीं, हालांकि के कुछ पोजीशन डिस्टिंक्शन होल्डर ये वाला काम भी करते हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे इसका कायल नहीं हूं। मेरे ख्याल में आपको 3 सब्जेक्ट हैं अगर, तो हर रोज 3 चलाने चाहिए। जब हर रोज 3 चलाएंगे ना, तो हर सब्जेक्ट करने के लिए आपके पास 15 दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा करेंगे, तो 5 दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ के प्रोडक्टिविटी भी नीचे रहेगी। दूसरा, जब आपसे पहला 5 दिन वाला सिलेबस नहीं खत्म हो सकेगा और आपको उसको छोड़ के अगले 5 दिन वाला सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, तो फिर परेशान रहेंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन तो ये है कि 15 दिन है अगर और 3 सब्जेक्ट है, तो 15 के 15 दिन 3 सब्जेक्ट चलाएं, और वो भी टाइम बांट के चलाएं। टाइम बांटना है, अब किसी का अगर ऑडिट है तो जरूरी नहीं है कि बीएफडी और ऑडिट को बराबर टाइम देना, वो अपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना है। कुछ को न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, कुछ चीते होते हैं, तो अपने हिसाब से चलें। लेकिन ये याद रख लें कि आपको अगर कोई एक सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो आपकी पसंद को देखते हुए आई कि अपने बाकी पेपर भी आपको नहीं करना, जाओ ले जाओ, जी अपनी जिंदगी भी ले जाओ, जो पेपर भी देने पास तो करने पड़ेंगे। तो इसलिए पेपर तो पास करने पड़ेंगे, 50 नंबर तो लेने पड़ेंगे। तो अगर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं भी है, फिर भी उसको इतना तो करना ही है कि पेपर में पास नंबर आए। कैसे करना है वो आपने देखना है। पेपर के 3.25 घंटे, पहले 15 मिनट, मेरा मशवरा यह है कि पहले 15 मिनट में ना पूरे पेपर को पढ़ने पे टाइम जाया करने की बजाय अकड़ पकड़ करके सवाल सिलेक्ट कर लें, या कोई एक दुआ करके सवाल सिलेक्ट कर लें, और उस सवाल को 15 मिनट में पढ़ लें। जो बजाहिर देखने में छोटा लग रहा है ना, उसी को पढ़ लें, क्योंकि अगर आप 2.5 सफ़े के सवाल को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो 15 मिनट में पढ़ा नहीं जाएगा। तो कोई एक छोटा नजर आने वाले सवाल को पढ़ लें, उस 15 मिनट में उस सवाल को प्लान कर लें, क्योंकि उस 15 मिनट में अगर पूरा पेपर पढ़ने बैठेंगे ना, तो वो तो याद ही नहीं रहना आपको। तो कोई एक बजाहिर छोटा सवाल 15 मिनट में पढ़ के प्लान कर लें, और पेपर शुरू हो तो सबसे पहले उसको टारगेट कर लें। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है एडवाइस कर दें कि बिजनेस से काम करेगा ना करे, क्या काम करेगा ना करे। देखिए ये ना आप सब लोग जो पेपर दे रहे हैं, आप सब अपने अपने कुछ आर्टिकल्स वाले भी हैं, तो कम से कम साल तो गुजार ही चुके हैं, और बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स कर चुके होंगे आप लोग, बहुत काबिल लोग होंगे। फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार ली हैं, पेपर पास नहीं हो पा रहे, तो वो भी बहुत काबिल हो चुके होंगे। मैं तो अपनी अदना सी राय दे रहा हूँ कि मेरे राय के मुताबिक आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन पूरा पढ़ के प्लान कर लें। अगर आपको उसमें कुछ और बेहतर लगता है जरूर करें, मैं तो वैसे मशवरे दे रहा हूँ। तो जी उन 15 मिनट में, अच्छा चलिए, गानेश्वर क्लास में मौजूद है, मैं उनकी राय भी दे देता हूँ। उन्होंने अच्छा एक नहीं ठीक है, मैं वैसे शेयर कर लेता हूँ। एक ओपिनियन ये भी दिया है कि आप उन 15 मिनट के अंदर 5 के पेपर में 5 सवाल आते हैं, 5 सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, और उन रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक का सवाल है। अपनी खुद ही रैंकिंग सेट कर लेंगे पहले कौन सा करना है, तो जो करना है वो 15 मिनट में पढ़ लें।
अब जब पेपर शुरू हो गया तो उसमें मैं अगर पेपर सॉल्व करूं तो मैं तो पहला सवाल रिस्क का सॉल्व करूं, क्योंकि रिस्क का सवाल सॉल्व करने में टाइम निस्बतन कम लगता है। लेकिन जो लोग रिस्क में बहुत घूम जाते हैं वो पहला सवाल रिस्क ना करें, क्योंकि अगर दिमाग घूम गया तो बाकी पेपर पे कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क का सवाल करने में रिस्क तो बहरहाल है। तो अगर वो टॉपिक स्ट्रांग है, मैं अपने तौर पे मैं एज अ स्टूडेंट कहूं तो मैं सबसे पहले रिस्क का सवाल करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। और अगर रिस्क का सवाल नहीं आप करना चाहते तो फिर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से शुरू कर लें, क्योंकि बीएफडी के मेरे ख्याल में शायद लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के ही ऐसे सवाल हैं जो सवाल पढ़ के आसानी से तकरीबन प्लान सारे कर लेते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन से शुरू करेंगे तो पहला सवाल मोस्टली ठीक ही हो जाएगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और वो करने के बाद फिर आप देख लें पेपर में जो भी सवाल करने का दिल कर रहा है। लेकिन सवाल करते हुए आपने ना ये याद रखना है कि किसी सवाल में किसी पॉइंट पे अगर रुक गए और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उस सवाल को वहां नहीं छोड़ना। उस पॉइंट में जो जैसा समझ आ रहा है उसको करके उस फिगर को लेके आगे चलें, क्योंकि आपसे ना उस कैलकुलेशन के नंबर कट गए, उसके बाद जो ऑनवर्ड उसको इस्तेमाल किया उसके नंबर नहीं कटेंगे, वो ठीक मिलेगा। जैसे हो सकता है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट अलग से सेल प्राइस निकालनी थी, उसमें वो प्रोबेबिलिटी और पता नहीं क्या क्या लगवा रहा था, आपसे सेल प्राइस नहीं निकली, आपने वो 4 नंबर छोड़ दिए। जो भी टूटी फूटी सेल प्राइस निकली है उसको लेके बाकी सवाल आगे चले, तो वो जो बाकी सवाल किया होगा वो एग्जामिनर आपकी निकाली हुई सेल प्राइस से टेस्ट करेगा। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट नहीं हो रहा तो उस पॉइंट में से जो जैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, अज्यूम कर लें और उस अज्यूम फिगर को लेके आगे चलें, लेकिन सवाल एंड तक जरूर पहुंचाए। देखें, आपने जो भी फिगर ली है अगर वो गलत है तो आपके अज्यूम लिखने से उसके नंबर थोड़ी मिल जाएंगे। वो गलत देखिए जो फिगर आपने निकाल ली, अब वो अगर गलत है तो उस फिगर के निकालने के नंबर गए, लेकिन उस फिगर ने अगर आगे इस्तेमाल होना है तो वो आपने अज्यूम करके लिखी है या गलत निकाली हुई लिखी है, उस फिगर को जब इस्तेमाल करके आगे चलेंगे तो अगले स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे फंस जाए तो सवाल छोड़ने की बजाय उस पॉइंट में से जो समझ आ रहा है वो करें और सवाल को आगे बढ़ाएं। उसको पता लग जाएगा कि नहीं आता वो समझ जाएगा कि नहीं आता इसको। एक मिनट सेम तो आगे लोगों ने सुनने में बहुत बातें बात कर रहा है फिर नंबर 2 के कटिंग करें टेक्निक करने बोलते हैं सर। एक चीज ये करते हैं एग्जामिनर कमेंट से ना एक चीज मैंने बोलते हैं पहले आपको पर्सनली बताया कि जो सब कैलकुलेशन है एक नेगेटिव क्वेश्चन एक सब कैलकुलेशन है उनको जैसे किसी वर्किंग में लिंक कर दें ताकि अगर मेन जो फाइनल आंसर वो गलती है वो उसके सब वर्किंग के बराबर बने। सर वीडियो में देखते हैं वहां पे वर्किंग का वो सब वर्किंग के अंदर भी एसओडी लिखी होती है, जैसे एक नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम 20 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 10 करते हैं ये उसको 20 थे, तो क्या सोच सकते हैं आप कि इसके लिए दूसरी वर्किंग है उनको वर्किंग का देखेंगे। अच्छा, सवाल को प्रेजेंट करने का कोई खास फॉर्मेट नहीं है, बस फॉर्मेट वो होता है जो करने वाले को भी समझ आ रहा हो, पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए और सही भी हो। जो तो है ना बहुत सिंपल कैलकुलेशंस, जैसे 200 मिलियन रुपी कैपिटल है, 10 रुपए का एक है, तो 20 मिलियन शेयर्स कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस 20 मिलियन शेयर्स है बस, ठीक है। यानी इतना ये 20 कैसे निकला ये तो बहुत ऑब्वियस है कि 200 मिलियन शेयर्स थे, इस साल में तो 20 दिए हुए थे, वैसे बता रहा हूं कि 200 मिलियन रुपए कैपिटल था, 10 रुपए का एक था, तो 20 मिलियन तो बहुत सिंपल है, तो इनकी तो कैलकुलेशन दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं वो ब्रैकेट में दिखाना काफी है, और जो लंबी कैलकुलेशन है जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में करे थे वो अलग वर्किंग कर लें, उनको अलग वर्किंग प्रेजेंट करें। सवाल करते नहीं, शुरू करने से पहले लग रहा होता है कि सवाल में करना क्या समझ नहीं आ रही, तो उसमें आप उतर जाएं, सवाल में कुछ करना शुरू कर दें। जब कुछ कैलकुलेशन शुरू कर देंगे ना तो फिर एक कैलकुलेशन से एंड करते हुए फिर एक और रास्ता मिलेगा, फिर वहां से आगे कुछ ना कुछ शुरू कर दें। स्टार्ट करते हुए परेशानी हो रही होगी कि स्टार्ट कहां से करना है, तो कर दें सही। बल्कि वो ये सर्दियों में मिसाल दिया करता हूं मैं अक्सर कि जब वैसे पता नहीं हॉस्टल के लोग नहाते भी हैं कि नहीं नहाते, लेकिन अगर सर्दियों में नहाने की कोशिश कर ही लें तो सबसे पहला मुश्किल काम ये होता है कि पहला डोंगा कहां डालना तो कहीं डाल लें बस शुरू कर लें एक बार, या चले अगर शॉवर है तो कहीं कुछ शॉवर के नीचे आ जाएं, फिर उसके बाद खुद रास्ते बन जाएंगे। तो अगर आपसे सवाल की कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो कुछ शुरू कर लें, कुछ, उसके बाद और हिंट्स मिलते जाएंगे। और अगर आपसे फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा ना कि वर्किंग में कर किस चीज की रहा हूं, तो जो कर रहे हैं वो करने के बाद उसकी कोई हेडिंग डाल दें। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर उस कैलकुलेशन की अगर फिलहाल समझ नहीं आ रहा था कि इसकी मैं कर क्या रहा हूं, तो जो कर रहे हैं वो कर लें, उसके बाद उसकी कोई हेडिंग उसकी कोई हेडिंग बना दें कि सेल प्राइस कैलकुलेट किया मैंने या नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं, और जो उसका एंड रिजल्ट आप चाह रहे हैं एग्जामिनर देखे उसको हाईलाइट कर दें, सर्कल कर दें, डब्बा बना दें, उसको अंडरलाइन कर दें, कुछ ऐसा काम कर दें जो एग्जामिनर को कहे ये है जो मैंने इस वर्किंग से करना था। तो जितना पेपर मार्क करने वाले को आसानी होगी ना, जितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, उतने वो नंबर भी आसानी से देगा। तो ये पेपर में अचानक ये काबिलियत आ जाएगी आपके अंदर। तो जब आप प्रैक्टिस लिख के करेंगे ना तो ये काबिलियत ओवर द पीरियड प्रैक्टिस से बनेगी, अचानक ये काबिलियत नहीं आ जाएगी। एग्जाम हॉल में बैठ के आप जब बाकी लोगों की तरफ देखते हैं ना और ये अंदाजा लगाते हैं कि बाकियों के क्या तासुरात हैं, उनको आसान लग रहा है पेपर के नहीं लग रहा है शक्ल देख के, तो आप अपना पेपर करें
अगर आपको नहीं आता तो बाकियों को भी नहीं आता। तो इसलिए अपने काम से काम रखें, क्योंकि जब कोई एग्जाम हॉल में नजर आता है ना कि लिखता ही जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि लिखना क्या है, तो टेंशन होती है। तो इसलिए आप बाकी लोगों को ना देखें, बहुत दिल कर भी रहा हो देखने का, ना देखें। अपने नहीं, मैंने तो लड़कियां, मैंने कहा यार मैं तो भाई साहब आप किस लाइन में आ गए हैं? तो अपने अपने पेपर पे फोकस करें। और इसमें पेपर से रिलेटेड आखिरी बात यह है कि अगर पेपर में बैठे बैठे आप हार जाएंगे ना और ये कंक्लूड कर लेंगे कि नहीं हो रहा, तो फिर आपसे नहीं होना पेपर, नहीं देना दूसरी तरफ, इसी में करना जो करना है। और 50 नंबर पूरे करने हैं, और अगर 50 नंबर पूरे आप कोशिश करते रहेंगे तो हो जाएंगे। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, जैसे आप तो खैर बहुत बेहतर हो गई है पाकिस्तान की टीम भी, लेकिन पहले ना पाकिस्तान की टीम में मसला होता था कि जब नजर आ रहा होता था कि चौका हो जाना है तो फील्डर स्लो हो जाता था, या नजर आ रहा होता था कि रन आउट हो जाना है तो वो स्लो हो जाते थे। आप डाइव लगाते हैं और डाइव लगाने से वो रन आउट बच भी जाता होता है। तो जब आप पेपर में बैठे ये सोच लेंगे ना कि पेपर नहीं पास होना, तो आप 40s में आके रह जाएंगे। लेकिन अगर आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहेंगे तो कोई ना कोई सवाल शुरू किया हुआ, आखिरी 15 मिनट में सवाल शुरू कर लिया, हो सकता है 4-5 नंबर उसमें से आके 50 क्रॉस कर जाए। तो इसलिए आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो फिर गए। तो अगर मौका मिला है, 3 घंटे हैं भी, और वो 3 घंटे से पहले आपसे पेपर छीन भी नहीं रहे जब तक आपको इलीगल हरकत ना करें, तो आप उस 3 घंटे में बेस्ट एफर्ट कर लें। अगर यकीन भी हो गया ना कि पेपर फेल हो जाएगा, फिर भी बेस्ट एफर्ट कर लें। हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बुरा हो रहा था, लेकिन स्टिल 50 नंबर वाला पेपर हो रहा था। तो इसलिए 50 नंबर की कोशिश आखिरी टाइम तक करते रहे, वहां बैठे बैठे हारना नहीं। ये तो हो गई पेपर की बात। और आखिरी नसीहत, कोशिश तो मैंने की थी लेकिन वो काफी क्लासेस में फिर मैं नहीं कर सका। हदीस सुनाता था एक, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनिए, और जिस भी प्रोफेशन में जाएं, जॉब करनी है, अपनी फर्म करनी है, या कोई और बिजनेस करना है, या इवन कि अपने जमीनें देखनी है जाके, जो भी करना है, ये जो हमारा दीन है ना, इस्लाम, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, और जिंदगी गुजारने के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर ICAP ने एग्जाम लेना है, और जो अभी इस वक्त एग्जाम के लिए बुक्स एप्लीकेबल हैं वही मार्केट में है, उनके बाद वाली बुक्स मार्केट में है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो बुक्स मार्केट में है फिर वो रेलेवेंट है। इसी तरह से ICAP बेशक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर ICAP की तरफ से ऑथोराइज्ड टीचर्स टीच कर रहे हैं, तो वो टीचर्स अगर अभी भी ऑथोराइज्ड हैं तो ही वो टीच कर रहे हैं। अगर वो आउटडेटेड हो गए होते तो ICAP कुछ स्टेप्स लेकर टीचर रिप्लेस कर देता। तो हमारा दीन आखिरी है, अगर ये आउटडेटेड होता ना तो अब तक चेंज हो गया होता। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना होते तो कोई और आ गया होता। आखिरी नबी हैं इसलिए हैं कि वो रेलेवेंट रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आती। तो इसलिए आप जरूर पैसे कमाएं, लेकिन हम इस माशरे में ना एक गलतफहमी का शिकार हो गए कि हमने कामयाबी समझ ली है डेवलप्ड कंट्रीज की दुनिया की जिंदगी को देखते हुए। हमें लग रहा है कि अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, अच्छा करियर बन जाएगा, अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो वो कामयाबी है। अच्छे रिसोर्सेज होना अच्छी जिंदगी बिल्कुल है, लेकिन अगर इसी को कामयाबी समझेंगे ना तो फिर सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपको हलाल हराम से फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका एक और नुकसान ये होगा कि जिसको ये कामयाबी नहीं मिल सकेगी वो मायूस हो जाएगा। और मोमिन मायूस नहीं होता, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जन्नत वो होती है जहां पर जो दिल करेगा इंसान करेगा। तो काफिर जो दिल कर रहा है, और जेल या कैद खाना वो होता है जिसमें अल्टीमेटली बाहर निकलना होता है, और जब तक वहां रहना होता है रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी है ही रूल्स फॉलो करना। और रूल्स किसके? जो अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी अल्लाह है। तो जब तक आप आखिरत ओरिएंटेड जिंदगी नहीं गुजारेंगे ना, तो फिर आप बेशक टॉप क्लास प्रोफेशनल बन जाएं, इवेंचुअली तो मर ही जाना है। जितनी मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, इवेंचुअली मर जाना है। तो असल कामयाबी है मरने के बाद हमेशा हमेशा की जन्नत। तो जब तक आप अपनी पूरी लाइफ के डिसीजंस के अंदर आखिरत ओरिएंटेड टारगेट नहीं रखेंगे, बेकार जिंदगी गुजार के जाएंगे, बेकार। और अगर आखिरत ओरिएंटेड रखेंगे, हो सकता है वो बज़ाहिर तकलीफों की जिंदगी हो सकता है रिसोर्सेज की कमी की जिंदगी हो, लेकिन कामयाब हो जाएंगे अगर आखिरत में हमेशा की जन्नत मिल गई। तो अब इसके लिए क्या करना है? सीखें दीन, जाने क्या चाहता है दीन, पता तो करें अल्लाह चाहते क्या है, सीखें। आप इतने काबिल लोग हैं कि स्टैंडर्ड्स पढ़ के खुद भी मतलब जान सकते हैं, लॉ पढ़ के खुद मतलब जान सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उलमा बेकार है, नहीं, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुरान पाक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक होता है ना तो वो सारी एप्स को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर एप्स उसमें सही चल नहीं सकती हैं। तो कुरान पाक का पढ़ना इंसान के अकायद को ठीक करता है। इसलिए कुरान पाक जरूर पढ़ें, अरबी सीखें, नई तर्जुमे से पढ़ें, और उसके बाद सीखें उलमा से, जिस भी मतलब से आपका ताल्लुक है, लेकिन सीखें दीन चाहता क्या है। जब तक मुझे ये फिक्र नहीं होगी ना कि अल्लाह की मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता नहीं चलेगा क्या सही क्या गलत। तो आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बने, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा बिजनेस करें जरूर, लेकिन सारी चीजों के पीछे जब एंड ऑब्जेक्टिव ये होगा ना कि आखिरत में जन्नत चाहिए, तो आपकी जो है ना वो बेड की चादर ठीक करनी होती है ना, तो किसी कोने से पकड़ के जब खींचते हैं तो सब ठीक हो जाता है।
तो आप जब आखिरत को कोना समझ के उसके हिसाब से खींचेंगे तो सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। बाकी आप अपनी मेहनत पूरी करें। अल्लाह हाफिज। के बाद उसके सारे क्वेश्चंस का एक ओवरऑल रिव्यू जरूर करें कि इस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल हैं, और उस ओवरऑल रिव्यू में से ये जरूर समरी बनाएं कि फलाने सवाल में और फलाने सवाल में लग तो रहा था कि एक ही जैसा डाटा है, फिर फर्क क्यों था। यानी एक ही चैप्टर के जिन सवालों में आपको फर्क नजर आ रहे हैं तो ये ढूंढें कि क्यों फर्क है। इस सवाल में टारगेट की वैल्यू क्यों निकाली, फलाने सवाल में कंबाइंड वैल्यू क्यों निकाली। और जिन सवालों में कुछ कॉमन है तो उनको भी नोट करें कि इनमें क्या कॉमन है। जब आप चीजों में कॉमन फैक्टर्स नोट करेंगे ना तो चैप्टर का एक ढांचा बन जाएगा। जैसे मैंने मुश्किल सी बात कर दी, वैल्यूएशन के सवाल के अंदर वैल्यूएशन अगर फ्री कैश फ्लो मेथड है तो जितना मर्जी मुश्किल सवाल है फॉर्मेट एक ही जैसा ही है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो मेथड के सवाल में ये फॉर्मेट होता ही होता है। इस तरह की चीजें कॉमन कह रहा हूं। या लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं, पोर्टफोलियो के अंदर जितने सवाल में भी बीटा कैलकुलेट करना पड़ना था तो उन सब सवालों में कुछ ना कुछ कॉमन स्टेप होगा, वो कॉमन स्टेप नोट कर लें। तो हर चैप्टर करने के बाद ना उसके सवालों का ओवरऑल रिव्यू जरूर करें ताकि आपको कुछ कॉमन बातें भी पता चलें और जो मिलते जुलते सवाल थे उनमें फर्क क्या है वो भी पता चले। अगली नसीहत, सवालों को ना लिख लिख के जरूर करना, क्योंकि जब आप सवाल पढ़ते हैं ना और सवाल पढ़ के आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए और फिर सोल्यूशन देख लेते हैं और फिर लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, तो आपको लगता है सवाल कर लिया। लेकिन ये सवाल आपने तब किया अगर एग्जामिनर ने भी आपसे इंटरव्यू लेना होता तो आप उसको जबानी एक्सपर्ट ओपिनियन दे देते, ये ऐसे ऐसे होगा देख लेना, तो कहता अरे आपको कैसे पता, फिर नंबर दे देता। लेकिन आपने 3 घंटे में सारा लिख के दिखाना है। तो जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की ना लिखने की तो 3 घंटे में मैनेज नहीं होता, और जब मैनेज नहीं होता तो फिर जैसे जैसे एक सवाल के नंबर के हिसाब से टाइम आगे बढ़ता है। जैसे आपने एक 18 नंबर का सवाल शुरू किया, 18 नंबर के सवाल के लिए पेपर में टाइम होता है तकरीबन कोई आधा घंटा 35 मिनट, आधा घंटा कह लें। उस 18 नंबर के सवाल में आपने आधे घंटे की बजाय जब 1 घंटा लगा दिया ना तो फिर अगले सारे सवाल आपके डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है एक बड़ा रीजन ये होता है कि पहले कभी लिख के सवाल नहीं किए होते। तो अगर आप 40 भी सवाल लिख के कर रहे हैं ना तो उनको पूरा लिख के करें, पूरे फॉर्मेट के साथ, पूरे वर्ड्स जो पेपर में करना ना उस तरह। अगर पेपर में आपने जैसे क्लास में चलते फिरते, आप तो खैर थोड़े लोग हैं, कैफ की बात कर रहा हूं, चलते फिरते देख रहा होता हूं कि स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं 20K मतलब 20K तो पेपर में K तो लिखना नहीं है तो वहां तो 3 0 लिखने हैं, तो आप प्रैक्टिस भी 3 0 लिखने की करें। तो जिस तरह से पेपर में लिखना है ना उस तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। अगली नसीहत कि कैलकुलेटर यूज करें, मोबाइल वाला कैलकुलेटर ना यूज करें, क्योंकि आपने जब पूरे प्रैक्टिस सेशन में मोबाइल का कैलकुलेटर यूज किया होगा ना तो आप उस कैलकुलेटर के यूज टू नहीं है जो पेपर में लेके जाना है। तो आप पेपर वाले कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें ताकि पेपर में आपको मुश्किल ना हो। अगली नसीहत, आपकी फर्म में, अच्छा मैं जनरल बात करूं, अच्छी फर्म्स भी होती हैं, आपकी फर्म में कोई नहीं चाहता कि पेपर पास करें। ये नहीं मैं कह रहा कि वो चाहते हैं क्या फेल हो, ये नहीं मैंने कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता पास हो के ना हो, आप चाहते हैं पेपर पास करना। तो इसलिए अगर आप ये शिकायत करेंगे कि वो बार बार फोन कर देता है मैनेजर और वो जाने नहीं छोड़ा, तो भाई उन्होंने थोड़ी कहना है कि आप पढ़ो बेटे, पढ़ लो बैठ के। ये तो आपने अपने अवेलेबल टाइम में से मौका निकालना है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि फोन बंद करके बैठे, पता नहीं भाई फर्म में आपकी क्या पोजीशन है, कौन सा काम कितना आप पे डिपेंडेंट है, पॉलिटिकली लेके चले, लड़ाई नहीं डालनी। कुछ लोग जो है ना लड़ाई डाल लेते हैं कि जा जो मर्जी कर ले, वो फोन बंद कर दिया, जान के तंग करना शुरू कर दिया। ये ना करें, पॉलिटिकली लेके चलें। लेकिन आपको अपने हालात में देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। बाकियों ने मौका नहीं देना आपको पढ़ने का, आपने खुद मौका निकालना है। अगर आप ये अपने आप को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगे ना, चूंकि काम का बड़ा प्रेशर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो आपने अभी से अपने फेलियर के रीजन ढूंढने शुरू कर लिए। जो जितनी छुट्टियां मिल रही हैं, बजाय फर्म को गालियां देने के, जो जितनी छुट्टियां मिल रही हैं उसके हिसाब से प्लान करें और जितना टाइम अवेलेबल है उसका प्लान बना के चलें। क्योंकि जब आप प्लान नहीं बनाएंगे ना तो आप एक सब्जेक्ट करना शुरू करेंगे, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट याद आना शुरू हो जाएगा, फिर आप वो वाला छोड़ देंगे, दूसरा खोल लेंगे, फिर दूसरा खोल के पढ़ रहे होंगे, पहला फिर याद आना शुरू हो जाएगा। तो प्लान करके चलेंगे तो जज्बात कंट्रोल में रहेंगे। और प्लान कैसे करना है, रियलिस्टिक प्लान करें। आपके पास पढ़ने के लिए 15 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, जितने भी हैं, 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, कुछ जो है वो लोग 4 पेपर भी प्लान कर रहे होते हैं। 5 वाला तो मेरे ख्याल में होता नहीं है कोई, वो तो कुछ जिनका बच्चा होगा, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत नॉर्मल नहीं है। ज्यादातर 3 वाले होते हैं, ज्यादातर 3 वाले होते हैं और वो भी पेपर देते एक छोड़ देते हैं तो वो 2 पे आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जो है वो 3 पेपर वाले होते हैं। तो आप 3 पेपर का ना प्लान करके चलें, जितने भी दिन है आपके पास, 10 दिन है, 15 दिन है, जितने भी हैं, उसको प्लान करके यूटिलाइज करेंगे ना। अच्छा, उसमें भी ना 2 तरह के फार्मूले चलते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि 15 दिन है अगर, तो 5-5 दिन एक सब्जेक्ट को दे दें। मैं पर्सनली वैसे इसका कायल नहीं, आल्दो के कुछ पोजीशन डिस्टिंक्शन होल्डर ये वाला काम भी करते रहे, लेकिन मैं जाती तौर पे इसका कायल नहीं हूं। मेरे ख्याल में आपको 3 सब्जेक्ट हैं अगर, तो हर रोज 3 चलाने चाहिए। जब हर रोज 3 चलाएंगे ना तो हर सब्जेक्ट करने के लिए आपके पास 15 दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा करेंगे तो 5 दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ के प्रोडक्टिविटी भी नीचे रहेगी। दूसरा, जब आपसे पहला 5 दिन वाला सिलेबस नहीं खत्म हो सकेगा और आपको उसको छोड़ के अगले 5 दिन वाला सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा तो फिर परेशान रहेंगे।
तो इसलिए मेरी सजेशन तो ये है कि 15 दिन है अगर और 3 सब्जेक्ट है तो 15 के 15 दिन तीनों सब्जेक्ट चलाएं, और वो भी टाइम बांट के चलाएं। टाइम बांटना है, अब किसी का अगर ऑडिट है तो जरूरी नहीं है कि बीएफडी और ऑडिट को बराबर टाइम देना, वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना है। कुछ को न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, कुछ चीते होते हैं, तो अपने हिसाब से चलें। लेकिन ये याद रख लें कि आपको अगर कोई एक सब्जेक्ट बहुत पसंद है तो आपकी पसंद को देखते हुए आई कि अपने बाकी पेपर भी आपको नहीं कहना जाओ ले जाओ जी अपनी जिंदगी भी ले जा, जो पेपर भी देने पास तो करने पड़ेंगे, तो इसलिए पेपर तो पास करने पड़ेंगे, 50 नंबर तो लेने पड़ेंगे। तो अगर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं भी है फिर भी उसको इतना तो करना ही है कि पेपर में पास नंबर आए। कैसे करना है वो आपने देखना है। पेपर के 3.25 घंटे, पहले 15 मिनट मेरा मशवरा यह है कि पहले 15 मिनट में ना पूरे पेपर को पढ़ने पे टाइम जाया करने की बजाय अक्कड़ पकड़ करके सवाल सिलेक्ट कर लें, या कोई एक दुआ करके सवाल सिलेक्ट कर लें और उस सवाल को 15 मिनट में पढ़ लें। जो बज़ाहिर देखने में छोटा लग रहा है ना उसी को पढ़ लें, क्योंकि अगर आप 2.5 सफ़े के सवाल को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो 15 मिनट में पढ़ा नहीं जाएगा। तो कोई एक छोटा नजर आने वाले सवाल को पढ़ लें, उस 15 मिनट में उस सवाल को प्लान कर लें, क्योंकि उस 15 मिनट में अगर पूरा पेपर पढ़ने बैठेंगे ना तो वो तो याद ही नहीं रहना आपको। तो कोई एक बज़ाहिर छोटा सवाल 15 मिनट में पढ़ के प्लान कर लें और पेपर शुरू हो तो सबसे पहले उसको टारगेट कर लें। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है एडवाइस कर दें कि बिजनेस से काम करेगा ना करे, क्या काम करेगा ना करे। देखिए ये ना आप सब लोग जो पेपर दे रहे हैं आप सब अपने अपने कुछ आर्टिकल्स वाले भी हैं तो कम से कम साल तो गुजारी चुके हैं और बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स कर चुके होंगे, आप लोग बहुत काबिल लोग होंगे। फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजार ली हैं, पेपर पास नहीं हो पा रहे, तो वो भी बहुत काबिल हो चुके होंगे। मैं तो अपनी अदना सी राय दे रहा हूँ कि मेरे राय के मुताबिक आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन पूरा पढ़ के प्लान कर लें। अगर आपको उसमें कुछ और बेहतर लगता है जरूर करें, मैं तो वैसे मशवरे दे रहा हूँ। तो जी उन 15 मिनट में अच्छा चलिए, एक दानिश्वर क्लास में मौजूद है, मैं उनकी राय भी दे देता हूँ। उन्होंने अच्छा एक नहीं ठीक है मैं वैसे शेयर कर लेता हूँ। एक ओपिनियन ये भी दिया है कि आप उन 15 मिनट के अंदर 5 के पेपर में 5 सवाल आते हैं, 5 सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें और उन रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक का सवाल है। अपनी खुद ही रैंकिंग सेट कर लेंगे पहले कौन सा करना है, तो जो करना है वो 15 मिनट में पढ़ लें। अब जब पेपर शुरू हो गया तो उसमें मैं अगर पेपर सॉल्व करूं तो मैं तो पहला सवाल रिस्क का सॉल्व करूं, क्योंकि रिस्क का सवाल सॉल्व करने में टाइम निस्बतन कम लगता है। लेकिन जो लोग रिस्क में बहुत घूम जाते हैं वो पहला सवाल रिस्क ना करें, क्योंकि अगर दिमाग घूम गया तो बाकी पेपर पे कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क का सवाल करने में रिस्क तो बहरहाल है। तो अगर वो टॉपिक स्ट्रांग है, मैं अपने तौर पे मैं एज अ स्टूडेंट कहूं तो मैं सबसे पहले रिस्क का सवाल करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। और अगर रिस्क का सवाल नहीं आप करना चाहते तो फिर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से शुरू कर लें, क्योंकि बीएफडी के मेरे ख्याल में शायद लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के ही ऐसे सवाल हैं जो सवाल पढ़ के आसानी से तकरीबन प्लान सारे कर लेते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन से शुरू करेंगे तो पहला सवाल मोस्टली ठीक ही हो जाएगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और वो करने के बाद फिर आप देख लें पेपर में जो भी सवाल करने का दिल कर रहा है। लेकिन सवाल करते हुए आपने ना ये याद रखना है कि किसी सवाल में किसी पॉइंट पे अगर रुक गए और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो उस सवाल को वहां नहीं छोड़ना। उस पॉइंट में जो जैसा समझ आ रहा है उसको करके उस फिगर को लेके आगे चलें, क्योंकि आपसे ना उस कैलकुलेशन के नंबर कट गए, उसके बाद जो ऑनवर्ड उसको इस्तेमाल किया उसके नंबर नहीं कटेंगे, वो ठीक मिलेगा। जैसे हो सकता है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में एक पार्ट अलग से सेल प्राइस निकालनी थी, उसमें वो प्रोबेबिलिटी और पता नहीं क्या क्या लगवा रहा था, आपने सेल प्राइस नहीं निकली, आपने वो 4 नंबर छोड़ दिए। जो भी टूटी फूटी सेल प्राइस निकली है उसको लेके बाकी सवाल आगे चले, तो वो जो बाकी सवाल किया होगा वो एग्जामिनर आपकी निकाली हुई सेल प्राइस से टेस्ट करेगा। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट नहीं हो रहा तो उस पॉइंट में से जो जैसा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा अज्यूम कर लें और उस अज्यूम फिगर को लेके आगे चलें, लेकिन सवाल एंड तक जरूर पहुंचाएं। देखिए आपने जो भी फिगर ली है अगर वो गलत है तो आपके अज्यूम लिखने से उसके नंबर थोड़ी मिल जाएंगे, वो गलत। देखिए जो फिगर आपने निकाल ली अब वो अगर गलत है तो उस फिगर के निकालने के नंबर गए, लेकिन उस फिगर ने अगर आगे इस्तेमाल होना है तो वो आपने अज्यूम करके लिखी है या गलत निकाली हुई लिखी है, उस फिगर को जब इस्तेमाल करके आगे चलेंगे तो अगले स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे फंस जाए तो सवाल छोड़ने की बजाय उस पॉइंट में से जो समझ आ रहा है वो करें और सवाल को आगे बढ़ाएं। दो उसको पता लग जाएगा कि नहीं आता। वो समझ जाएगा कि नहीं आता उसको। एक मिनट से आगे लोगों ने सर एक चीज क्लियर करें, एग्जामिनर कमेंट से ना एक चीज मैंने बोल के पहले क्लास में क्वेश्चन बताया कि जो सब क्वेश्चन है एक मेन क्वेश्चन है, एक सब क्वेश्चन है, उनको जैसे बटन में लिंक कर दें ताकि अगर मेन जो फाइनल आंसर गलती है वो उसके सब वर्किंग में बना दें।
सर वीडियो में देखते हैं वहाँ पे वर्किंग में बैठे वो सर सब वर्किंग के अंदर भी एसओडी टेकन होती है जैसे देखने को केस में नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम 20 डिवाइड पे 200 डिवाइड पे 10 करते हैं ये उसको पूरी 20 लिखते हैं तो क्या सजेस्ट करते हैं आप ये उसके लिए सोशली वर्किंग है उनको वर्किंग पैटर्न देखिए। अच्छा, सवाल को प्रेजेंट करने का कोई खास फॉर्मेट नहीं है, बस फॉर्मेट वो होता है जो करने वाले को भी समझ आ रहा हो, पेपर मार्क करने वाले को भी समझ आए और सही भी हो। जो तो है ना बहुत सिंपल कैलकुलेशंस, जैसे 200 मिलियन रुपी कैपिटल है, 10 रुपए का एक है, तो 20 मिलियन शेयर्स कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस 20 मिलियन शेयर्स है बस, ठीक है। यानी इतना ये 20 कैसे निकला, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि 200 मिलियन शेयर्स थे, इस बार में तो 20 दिए हुए थे, वैसे बता रहा हूं कि 200 मिलियन रुपए कैपिटल था, 10 रुपए का एक था, तो 20 मिलियन तो बहुत सिंपल है, तो इनकी तो कैलकुलेशन दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं वो ब्रैकेट में दिखाना काफी है, और जो लंबी कैलकुलेशन है जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में करे थे वो अलग वर्किंग कर लें, उनको अलग वर्किंग प्रेजेंट करें। सवाल करते हुए ना, सवाल करते नहीं, शुरू करने से पहले लग रहा होता है कि सवाल में करना क्या समझ नहीं आ रही, तो उसमें आप उतर जाएं, सवाल में कुछ करना शुरू कर दें। जब कुछ कैलकुलेशन शुरू कर देंगे ना तो फिर एक कैलकुलेशन से एंड करते हुए फिर एक और रास्ता मिलेगा, फिर वहां से आगे, फिर वहां से आगे, कुछ ना कुछ शुरू कर दें। स्टार्ट करते हुए परेशानी हो रही होगी कि स्टार्ट कहां से करना है, तो कर दें सही। बल्कि वो ये सर्दियों में मिसाल दिया करता हूं मैं अक्सर कि जब वैसे पता नहीं हॉस्पिटल के लोग नहाते भी हैं कि नहीं नहाते, लेकिन अगर सर्दियों में नहाने की कोशिश कर ही लें तो सबसे पहला मुश्किल काम ये होता है कि पहला डोंगा कहां डालना तो कहीं डाल लें, कहीं डाल लें बस शुरू कर लें एक बार, या चले अगर शॉवर है तो कहीं कुछ शॉवर के नीचे आ जाए, फिर उसके बाद खुद रास्ते बन जाएंगे। तो अगर आपसे सवाल की कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो कुछ शुरू कर लें, कुछ, उसके बाद और हिंट्स मिलते जाएंगे। और अगर आपसे फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा ना कि वर्किंग में कर किस चीज की रहा हूं, तो जो कर रहे हैं वो करने के बाद उसकी कोई हेडिंग डाल दें। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर उस कैलकुलेशन की अगर फिलहाल समझ नहीं आ रहा था कि इसकी मैं कर क्या रहा हूं, तो जो कर रहे हैं वो कर लें, उसके बाद उसकी कोई हेडिंग, वर्किंग उसकी कोई हेडिंग बना दें कि सेल प्राइस कैलकुलेट किया मैंने या नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं, और जो उसका एंड रिजल्ट आप चाह रहे हैं एग्जामिनर देखे उसको हाईलाइट कर दें, सर्कल कर दें, डब्बा बना दें, उसको अंडरलाइन कर दें, कुछ ऐसा काम करते हैं जो एग्जामिनर को कहे ये है जो मैंने इस वर्किंग से करना था। तो जितना पेपर मार्क करने वाले को आसानी होगी ना, जितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा, उतने वो नंबर भी आसानी से देगा। तो ये पेपर में अचानक ये काबिलियत आ जाएगी आपके अंदर। तो जब आप प्रैक्टिस लिख लिख के करेंगे ना, तो ये काबिलियत ओवर द पीरियड प्रैक्टिस से बनेगी, अचानक ये काबिलियत नहीं आ जाएगी। एग्जाम हॉल में बैठ के आप जब बाकी लोगों की तरफ देखते हैं ना, और ये अंदाजा लगाते हैं कि बाकियों के क्या तासुरात हैं, उनको आसान लग रहा है पेपर के नहीं लग रहा है शक्ल देख के, तो आप अपना पेपर करें। अगर आपको नहीं आता तो बाकियों को भी नहीं आता। तो इसलिए अपने काम से काम रखें, क्योंकि जब कोई एग्जाम हॉल में नजर आता है ना कि लिखता ही जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि लिखना क्या है, तो टेंशन होती है। तो इसलिए आप बाकी लोगों को ना देखें, बहुत दिल कर भी रहा हो देखने का, ना देखें। अपने नहीं, मैंने तो लड़कियां पहने कब का यार। मैं तो भाई साहब आपकी स्लाइड में आ गए हैं। तो अपने अपने पेपर पे फोकस करें। और इसमें पेपर से रिलेटेड आखिरी बात यह है कि अगर पेपर में बैठे बैठे आप हार जाएंगे ना और ये कंक्लूड कर लेंगे कि नहीं हो रहा, तो फिर आपसे नहीं होना, पेपर नहीं देना दूसरी दफा, इसी में करना है जो करना है। और 50 नंबर पूरे करने हैं, और अगर 50 नंबर पूरे आप कोशिश करते रहेंगे तो हो जाएंगे। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, जैसे आप तो खैर बहुत बेहतर हो गई हैं पाकिस्तान की टीम भी, लेकिन पहले ना पाकिस्तान की टीम में मसला होता था कि जब नजर आ रहा होता था कि चौका हो जाना है तो फील्डर स्लो हो जाता था, या नजर आ रहा होता था कि रन आउट हो जाना है तो वो स्लो हो जाते थे। आप डाइव लगाते हैं और डाइव लगाने से वो रन आउट बच भी जाता होता है। तो जब आप पेपर में बैठे ये सोच लेंगे ना कि पेपर नहीं पास होना, तो आप 40s में आके रह जाएंगे। लेकिन अगर आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहेंगे तो कोई ना कोई सवाल शुरू किया हुआ, आखिरी 15 मिनट में सवाल शुरू कर लिया, हो सकता है 4-5 नंबर उसमें से आके 50 क्रॉस कर जाए। तो इसलिए आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो फिर गए। तो अगर मौका मिला है, 3 घंटे हैं भी, और वो 3 घंटे से पहले आपसे पेपर छीन भी नहीं रहे जब तक आप कोई इलीगल हरकत ना करें, तो आप उस 3 घंटे में बेस्ट एफर्ट कर लें। अगर यकीन भी हो गया ना कि पेपर फेल हो जाएगा, फिर भी बेस्ट एफर्ट कर लें। हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बुरा हो रहा था, लेकिन स्टिल 50 नंबर वाला पेपर हो रहा था। तो इसलिए 50 नंबर की कोशिश आखिरी टाइम तक करते रहे, वहां बैठे बैठे हारना नहीं। ये तो हो गई पेपर की बात। और आखिरी नसीहत, कोशिश तो मैंने की थी लेकिन वो काफी क्लासेस में फिर मैं नहीं कर सका। हदीस सुनाता था एक, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनिए, और जिस भी प्रोफेशन में जाएं, जॉब करनी है, अपनी फार्म करनी है, या कोई और बिजनेस करना है, या इवन कि अपने जमीनें देखनी है जाके, जो भी करना है, ये जो हमारा दीन है ना, इस्लाम, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, और जिंदगी गुजारने के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर ICAP ने एग्जाम लेना है, और जो अभी इस वक्त एग्जाम के लिए बुक्स एप्लीकेबल हैं वही मार्केट में है, उनके बाद वाली बुक्स मार्केट में है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो बुक्स मार्केट में है फिर वो रेलेवेंट है। इसी तरह से ICAP बेशक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर ICAP की तरफ से ऑथराइज्ड टीचर्स टीच कर रहे हैं, तो वो टीचर्स अगर अभी भी ऑथराइज्ड हैं तो ही वो टीच कर रहे हैं।
अगर वो आउटडेटेड हो गए होते तो आई कैप कुछ स्टेप्स लेकर टीचर रिप्लेस कर देता। तो हमारा दीन आखिरी है, अगर ये आउटडेटेड होता ना तो अब तक चेंज हो गया होता। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना होते तो कोई और आ गया होता। आखिरी नबी हैं इसलिए हैं कि वो रेलेवेंट रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आती। तो इसलिए आप जरूर पैसे कमाएं, लेकिन हम इस माशरे में ना एक गलतफहमी का शिकार हो गए हैं कि हमने कामयाबी समझ ली है डेवलप्ड कंट्रीज की दुनिया की जिंदगी को देखते हुए। हमें लग रहा है कि अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, अच्छा करियर बन जाएगा, अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो वो कामयाबी है। अच्छे रिसोर्सेज होना अच्छी जिंदगी बिल्कुल है, लेकिन अगर इसी को कामयाबी समझेंगे ना तो फिर सबसे पहला नुकसान ये होगा कि आपको हलाल हराम से फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका एक और नुकसान ये होगा कि जिसको ये कामयाबी नहीं मिल सकेगी वो मायूस हो जाएगा। और मोमिन मायूस नहीं होता, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जन्नत वो होती है जहां पर जो दिल करेगा इंसान करेगा। तो काफिर जो दिल कर रहा है। और जेल या कैद खाना वो होता है जिसमें अल्टीमेटली बाहर निकलना होता है और जब तक वहां रहना होता है रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी है ही रूल्स फॉलो करना। और रूल्स किसके? जो अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी अल्लाह है। तो जब तक आप आखिरत ओरिएंटेड जिंदगी नहीं गुजारेंगे ना तो फिर आप बेशक टॉप क्लास प्रोफेशनल बन जाएं, इवेंचुअली तो मर ही जाना है। जितनी मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, इवेंचुअली मर जाना है। तो असल कामयाबी है मरने के बाद हमेशा हमेशा की जन्नत। तो जब तक आप अपनी पूरी लाइफ के डिसीजन के अंदर आखिरत ओरिएंटेड टारगेट नहीं रखेंगे, बेकार जिंदगी गुजार के जाएंगे, बेकार। और अगर आखिरत ओरिएंटेड रखेंगे, हो सकता है वो बज़ाहिर तकलीफों की जिंदगी हो सकता है रिसोर्सेज की कमी की जिंदगी हो, लेकिन कामयाब हो जाएंगे अगर आखिरत में हमेशा की जन्नत मिल गई तो। अब इसके लिए क्या करना है? सीखें दीन, जाने क्या चाहता है दीन, पता तो करें अल्लाह चाहते क्या है। सीखें। आप इतने काबिल लोग हैं कि स्टैंडर्ड्स पढ़ के खुद भी मतलब जान सकते हैं, लॉ पढ़ के खुद मतलब जान सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उलमा बेकार है, नहीं, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुरान पाक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक होता है ना तो वो सारी एप्स को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर एप्स उसमें सही चल नहीं सकती हैं। तो कुरान पाक का पढ़ना इंसान के अकायद को ठीक करता है। इसलिए कुरान पाक जरूर पढ़ें, अरबी सीखें, नहीं तर्जुमे से पढ़ें, और उसके बाद सीखें उलमा से, जिस भी मसलक से आपका ताल्लुक है, लेकिन सीखें दीन चाहता क्या है। जब तक मुझे ये फिक्र नहीं होगी ना कि अल्लाह की मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता नहीं चलेगा क्या सही क्या गलत है। तो आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बने, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा बिजनेस करें जरूर, लेकिन सारी चीजों के पीछे जब एंड ऑब्जेक्टिव ये होगा ना कि आखिरत में जन्नत चाहिए, तो आपकी जो है ना वो बेड की चादर ठीक करनी होती है ना, तो किसी कोने से पकड़ के जब खींचते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो आप जब आखिरत को कोना समझ के उसके हिसाब से खींचेंगे तो सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। बाकी आप अपनी मेहनत पूरी करें। अल्लाह हाफिज।